चलिए, बहुत बढ़िया। मैं भी मस्त हूँ। माफ कीजिएगा। हाँ, माफ कीजिएगा। 2 दिन क्लास ऑफ रही, इसके लिए। खैर, आप आज हम अपन कवर कर लेंगे। तो अरे यार, इसमें चलिए। हाँ, अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी में हम सिलेबस देख लेते हैं, एक बार सिलेबस क्या कह रहा है अपना। यूनिट 1 हमारा करने का टारगेट है, और यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो हमने समाज की भारतीय संकल्पना को कंप्लीट किया, उसमें परिवार को कंप्लीट किया, कुटुंब को कंप्लीट किया, नातेदारी को कंप्लीट किया, वंश को कंप्लीट कर दिया, और लास्ट में गोत्र परंपरा को भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, और हर एक चीज को अच्छे से समझ लिया था। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। परिवार की सबसे छोटी इकाई इकाई जो होती है वो व्यक्ति होती है, और परिवार से थोड़ा बड़ा रूप जो होता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है, जिसे आम भाषा में कुटुंब कह देते हैं, जिसमें 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां टोटल होती हैं। फिर उसके बाद अगर कुटुंब से कोई बड़ा शब्द निकल कर आएगा तो वो निकल कर आता है वंश समूह। क्या निकल कर आता है? वंश समूह, जिसमें लगभग 8 से 10 पीढ़ियां शामिल की जाती हैं। और इसमें जो होता है, व्यक्ति या संतान अपने आप को अपने पिता या अपने पूर्वज से जोड़ने की व्यवस्था रखती है, ताकि उत्तराधिकार स्थापित हो सके, ताकि जो अपनी पूर्वज हैं उनसे हम एक स्थिति प्राप्त कर सकें, प्राय स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, और भूमिका निभा सकें, है ना। फिर उसके अलावा उससे भी बड़ी व्यवस्था कहलाती है गोत्र व्यवस्था, जिसमें गोत्र समूह शामिल होते हैं, और गोत्र समूह में इतनी पीढ़ियां शामिल होती हैं कि वो एक वंश समूह का एक टोटल वो बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। मतलब बहुत सारे वंश समूह जब मिलकर बनते हैं तो एक गोत्र कहलाने लगता है। और गोत्र टोटल कितने शुरुआती माने गए थे? शुरुआती गोत्र 4 माने गए थे, लेकिन बाद में 3 और जुड़ते हैं, तो सप्त गोत्रीय सिद्धांत के तहत 7 ऋषियों से जो है गोत्र परंपरा की उत्पत्ति हुई थी, और वर्तमान में 7 शाखाओं में 115 गोत्र शामिल हैं। ये हमने सारी चीजें देखी थी। तो हमने सबसे पहले छोटी इकाई पकड़ी, परिवार। परिवार से पकड़ा कुटुंब, कुटुंब यानी कि संयुक्त परिवार, और कुटुंब से निकाली नातेदारी, और नातेदारी को जोड़ के हमने बनाया वंश, और वंश के बाद गोत्र। इस तरीके से भारतीय समाज की संकल्पना में ये जो समाज है, हमारे यहाँ पे समाज का, भारतीय समाज का मतलब केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, या सामाजिक संबंधों का जाल नहीं है। यहाँ पे भारतीय समाज एक बांस की भांति चला आ रहा है। किसकी भांति चला आ रहा है? बांस की भांति चला आ रहा है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से ही उत्पत्ति ही, एक मूल से उसकी उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद बीच बीच में पीढ़ियां नजर आती हैं, और टुकड़ों में उनको विभाजित किया। इस तरीके से वंश परंपरा हमारी, या गोत्र परंपरा बांस की भांति नजर आ रही है। ये हमने देखा था। एक बार आपने नोट्स देखे होंगे तो उनमें नजर आएगा, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। वंश से 42 पेज नंबर है ना। आप सभी लोगों को नोट्स डाल दिए थे मैंने ग्रुप में। ठीक है। ये ये एक क्वेश्चन है कि वंश की अवधारणा को समझाइए, कि वंश की क्या अवधारणा क्या है, और वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है, इसकी विवेचना कीजिए। 2024 में ये आया था। अब देखो, एक्चुअल में क्या है कि वंश शब्द को तो हम डिफाइन कर देंगे कि वंश का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें संतान अपने पिता अथवा पूर्वज से अपने आप को मतलब संबंधित करता है, या संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, है ना। तो वंश समाजशास्त्र में एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए, संज्ञा प्राप्त करने के लिए, और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए एक मूलभूत इकाई है। और इसमें क्या करते हैं, हम पूर्वज से अपने संबंध स्थापित करते हैं, या तो रक्त के आधार पे, या विवाह के आधार पे, या सामाजिक समझौते या कल्पना के आधार पे। ठीक है। जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वो वाली परिभाषा आपको लिखना है, कि वंश अर्थात वह व्यवस्था जिसमें संतान अपने पूर्वज अथवा पिता से अपने संबंध स्थापित करते हैं।
है ना। और वो संबंध या तो रक्त संबंध हो सकते हैं या फिर काल्पनिक संबंध हो सकते हैं। इतनी अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम वंश की परिभाषा लिखेंगे कि भैया एक ही पूर्वज से निकले व्यक्तियों का समूह जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एकता को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। और ये समाज शास्त्र के आधार पर परिभाषा निकल के आती है। ठीक है। अब उसके बाद ये विशेषता वगैरह तो वंश की अवधारणा में आती है, बट ये अगर बड़ा क्वेश्चन होता तब हम लिखते हैं कि भैया वंश की विशेषता क्या होती है। तो मैंने वंश व्यवस्था की विशेषता बताई थी कि एक समान पितृ होता है, एक समान पक्ष, एक पक्षीय होता है हमेशा वंश, है ना। और इसमें सामूहिक पहचान मिलती है, अधिकारियों का अधिकारों की स्पष्टता हो जाती है, सांस्कृतिक पहचान होती है, सामाजिक स्वीकार्यता होती है, और व्यक्तियों का समूह बनता है। इसमें 8 से 10 पीढ़ियां इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके की वंश की हम विशेषताएं लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम उदाहरण लिख देते, जैसे राजपूत वंश, नेहरू वंश की जगह पे हम क्या लिख देते भैया, जैसे कि भील जनजाति किसकी वंश, किसकी वंशज मानती है खुद को, सबरी का वंशज मानते हैं। वैसे ही अपन लिख देते भैया महाराणा प्रताप के वंशज भिलाला जनजाति अपने आप को मानती है। उसके अलावा और अपन क्या लिख देते, कोई भी और जनजाति या कोई भी और जाति ऐसी लिख देते जो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। जैसे कि देखो नेहरू जो हैं, नेहरू गांधी वंश के हैं। तो इस तरीके से वंश बना देते। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गई हमारी वंश की अवधारणा को समझाइए। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता, सेकंड क्वेश्चन निकल के आता कि भैया वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है, इसकी विवेचना कीजिए। तो जब ऐसे कभी तुलना का क्वेश्चन पूछा जाए ना, कि भैया आपकी तुलना किसी ना किसी चीज से की जा रही है, तो आप हमेशा टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल बनाइए 3 कॉलम वाली। कितने कॉलम वाली टेबल बनाइए, 3 कॉलम वाली। ये जो टेबल बनी हुई है 3 कॉलम वाली टेबल बनी हुई है। इसमें एक तरफ लिखिए कि भैया किस गुण के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ लिखिए वंश, तीसरी तरफ लिखिए बांस। या फिर ऐसा करके हम देख सकते हैं कि भाई उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे तो, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस गुण से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे वंश लिख दिया, यहाँ पे बांस लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे उदाहरण लिख दिया। तो इस तरीके से 4 कॉलम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 3 कॉलम भी लिखे हुए हैं। तो हम इस तरीके से जो है तुलना करते हैं हमेशा, कि किस गुण के आधार पर तुलना कर रहे हैं, किन दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, वंश की और बांस की तुलना कर रहे हैं। तो किस गुण के आधार पर कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, वंश की कर रहे हैं और बांस की कर रहे हैं, और इसके उदाहरण अपन लिखेंगे। जैसे सबसे पहली अगर तुलना का बिंदु निकल के आएगा तो जुड़ाव का निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, जुड़ाव का निकल के आएगा। जैसे बांस जो होते हैं, वो बांस जो है हमेशा जड़ों से जुड़े रहते हैं, वैसे ही वंश के हर एक सदस्य हमारे पूर्वज से, यानी कि एक ही पूर्वज से जुड़े होते हैं। बांस भी ऐसा ही होता है, एक ही जड़ से सारे बांस जुड़े होते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एक ही पूर्वज से सारे वंश जुड़े होते हैं, मतलब वंश होता है। जैसे राजपूत परिवार में बापा रावल को मूल पूर्वज मानते हैं। ऐसे ही क्या होता है भैया, मूल पूर्वज किसी को माना जाता है कि मूल पूर्वज ये थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बदलते रहते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि पूर्वज कौन कौन थे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी व्यवस्था है तो वो हो जाती है बंटने की, कि भैया जैसे बांस खंडों में बटा हुआ होता है, वैसे ही हमारे वंश भी क्या होते हैं, पीढ़ीगत विभाजन होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम पूरी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुगल वंश में बाबर हो गया, बाबर के बाद हुमायूं हो गया, हुमायूं के बाद अकबर हो गया, अकबर के बाद जहांगीर हो गया, जहांगीर के बाद शाहजहां हो गया, शाहजहां के बाद औरंगजेब हो गया। इस तरीके से हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे मूल में सबसे मोटा और सबसे मुख्य भाग आएगा, जैसे बाबर। ऐसे ही बांस में सबसे नीचे सबसे मोटा भाग होता है, रिंग टाइप की होती है ना, इसी तरीके से। तो इस तरीके से बांस जैसे बटा हुआ होता है खंडों में, वैसे ही वंश भी पीढ़ियों में बटा हुआ होता है। कम से कम 8 से 10 पीढ़ियां तो हम इसमें शामिल करते ही हैं। फिर उसके बाद जैसे बांस में लचीलापन होता है, जैसे बांस में लचीलापन होता है, वैसे ही वंश में संकटों में भी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे बांस क्या होता है, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, मतलब हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, तो वो नब जाता है। नब जाता मतलब झुक जाता है। उसी प्रकार से वंश भी क्या होता है भैया, वंश भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे बाबर, हुमायूं के टाइम पे और अकबर के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे युद्ध की बहुत ज्यादा मांग थी, तो युद्ध किए उन्होंने।
फिर जहांगीर के टाइम पे थोड़े से कम हुए, फिर शाहजहां के टाइम पे थोड़े और कम हुए, फिर औरंगजेब के टाइम पे फिर मांग हुई। तो इस तरीके से जब भी व्यवस्था होती है उसी के अनुसार जो है क्या होते हैं, उसी के अनुसार बदलता रहता है, झुकता रहता है। जैसे गांधी परिवार की हम बात करें, कई हत्याएं हो गई, उनके परिवार पे कई संकट आए, लेकिन तब भी वो क्या हो गए भैया, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बने रहे, और राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी भी अपने आप को उस व्यवस्था से अलग नहीं किया कि भैया नहीं तो हमारी राजनीति के कारण जो है परिवार पे संकट आ रहा है, तो परिवार को बचाने के लिए राजनीति से अलग हो जाते हैं और अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। ये चीज कर सकते थे, लेकिन ये चीज क्यों नहीं की भैया, क्योंकि उनको जो है झुकाव होता है वंश में, उस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे बांस जो है वो अचानक बढ़ता है, जैसे बांस जो है तेज वृद्धि करता है, वैसे ही यहाँ पे भी गठजोड़ा का विस्तार तेजी से होता है। कैसे होता है, विवाहों के माध्यम से, विवाहों के माध्यम से होता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने संतानें पैदा की, 5 संतानें, उन 5 संतानों ने फिर 5 संतानें पैदा की, फिर 5 संतानें, इस तरीके से जिस तरीके से बांस तेजी तेजी से वृद्धि करता है बरसात के टाइम पे, उसी प्रकार से ये भी वंश भी क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है गठजोड़ों के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि यूरोप में एक वंश था जिसका नाम था हैप्सबर्ग वंश। हैप्सबर्ग वंश ने क्या किया था, विवाहों के माध्यम से 10 देशों पर राज किया था। ठीक है, तो ये वंश के आधार पर किया था। उसके अलावा इनका तना जो होता है खोखला होता है, मतलब अंदर से रूट हमेशा खोखली होती कैसे, मतलब बाहर से अपने आप को बताएंगे हम इस वंश के हैं, हम इस वंश के हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वंश का हूं और मुझे किसी और वंश का, किसी भी वंश का मतलब जो हमारे वंश का है वो मिल जाता है। मान लो मेरा वंश जो है, उसी वंश का कोई व्यक्ति अगर मेरे को मिल जाता है, तो मैं उससे अपने संबंध स्थापित कर लूंगा और उससे एकता स्थापित कर लूंगा। और ये जो एकता होगी वो बाहरी एकता होगी, ना कि आंतरिक एकता। आंतरिक रूप से मैं किस पे फोकस रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पे, जो जीवित हैं उन लोगों पे। आंतरिक रूप से मैं विविध बताऊंगा उससे कि भैया उनके रहन सहन खान पान अलग है, हमारे अलग हैं, ऐसी चीज होगी। लेकिन बाहरी रूप से एकता स्थापित, उसी प्रकार से बांस जैसे कि बाहर बाहर से एक दिखाई देता है, अंदर से खोखला, उसी प्रकार से वंश भी क्या होता है, बाहर से एकता स्थापित कर लेते हैं, अंदर से आंतरिक विविधता उसमें बनी रहती है ना। जैसे रॉक्सचाइल्ड बैंकिंग परिवार है, एक उपनाम की पीछे बैंकर जोड़ा हुआ है ना। पीछे क्या जोड़ दिया उन्होंने, बैंकर जोड़ दिया, लेकिन वो काम क्या क्या कर सकते हैं, कलाकार और वैज्ञानिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सोनी, सोनी शब्द से ही आपको क्या समझ में आएगा कि वो कौन होंगे, गोल्ड का काम करने वाले होंगे, यानी कि सोनार होंगे, होंगे होंगे। लेकिन वर्तमान में क्या सोनी वही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बाहरी जुड़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वो अलग अलग हैं, आंतरिक रूप से उनमें विविधता आ चुकी है। ये नहीं, ललित सर की क्लास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखेंगे भैया कि ये वंश की जो तुलना है वो बांस से की जा सकती है। ये प्रश्न आपके जो उसमें है वो देख लिया। फिर इसके बाद ये जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तुलना का महत्व देख लें, ये तो काम का नहीं है। अब इसके बाद हमने ये वंश गोत्र कुल ये सब देख लिया था। अब हम जो है मेन चीज पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कौन सा, समुदाय। क्या है, समुदाय। आ जाइए भैया, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सिलेबस को, और सिलेबस में देखेंगे तो हमारा ये जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बीच में क्लास के बीच में नहीं पूछना है, क्लास के एंड में पूछ लेना आप, है ना। आज पूछ लेना, आगे चल के जब भी दिक्कत आए तब पूछ लेना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य। ये क्या होता है, बात को समझो। जब व्यक्ति अकेला था तो उसको क्या हुआ भैया, महसूस हुआ, ध्यान से समझना बात को, कि जब व्यक्ति अकेला था उसको महसूस हुआ कि एक नंबर,
नहीं नहीं, ये बैच का नहीं है अंकित, बैच का नहीं है। अभी तो अपन ये जो है वो ऑनलाइन फ्री क्लास चला रहे हैं अंकित। और इसमें अभी सोशियोलॉजी की यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, और ये जो यूनिट 1 है वो सबके लिए फ्री है, जूम के माध्यम से, है ना। और आपने कौन सा बैच लिया है उसके लिए आप जो है एक ऑफिशियल नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे किस कैसे क्या करना है ना। चलिए, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भैया, जब व्यक्ति अकेला रहा करता था, अकेला रहा करता था, तो उसको लगा कि काम करते हैं यार, हम साथ में रहना चालू करते हैं। तो साथ में रहना जब उसने चालू किया तो वो बन गया समूह, समूह बन गया। तो समूह बन गया। अब वो जो समूह था और समुदाय था, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो सबसे पहले हमको पढ़ना कौन सा टॉपिक है, समुदाय नाम का टॉपिक पढ़ना है कि भैया समुदाय आखिरकार क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक आज का जो है वो समुदाय है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हम संस्था करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो संघ भी हम कर लेंगे। ठीक है। तो संस्था, समुदाय और संघ, ये तीनों बातों को आप समझना ध्यान से, यहाँ पे स्पष्ट होंगी। देखो, सबसे पहली बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि समुदाय जो है, समुदाय शब्द जो है वो एक शब्द से मिलकर बना है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। फिर से याद रखना, समुदाय शब्द काय से बना है, तो कम्युनिटी शब्द से बना है। समुदाय शब्द काय से बना है, कम्युनिटी शब्द से बना है। और ये दो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस, कॉम प्लस म्यूनिस। अब ये कॉम जो है इसका मतलब क्या होता है, एक साथ। और म्यूनिस का मतलब क्या होता है, एक साथ। म्यूनिस का मतलब होता है, म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। क्या होना, सेवा करना। ये यहाँ पे एक साथ सेवा करना। ठीक है। तो कॉम प्लस म्यूनिस ये हो जाएगा समुदाय। दो लैटिन भाषाओं के, लैटिन के दो भाग शब्दों से मिलकर बना है कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। मतलब समुदाय का मतलब क्या हो जाएगा, समुदाय का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, समुदाय का मतलब एक साथ मिलकर सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करने से है। तो मतलब समुदाय का अर्थ क्या हो जाएगा, एक साथ मिलकर सेवा करना। अब ये तो हमको पता चल गया कि भैया शाब्दिक अर्थ कम्युनिटी का मतलब है कम्युनिस। ठीक है, कॉम्युनिस। कॉम्युनिस का मतलब होता है भैया एक साथ सेवा करना। अब ये तो ठीक है, एक साथ सेवा करना, किसकी सेवा करना, क्यों सेवा करना, क्या मिल रहा है इस सेवा से, ये सब चीजें तो शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट नहीं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम समाज शास्त्र के नजरिए से अगर इसको देखें, तो समुदाय मतलब एक ऐसा समूह होता है लोगों का जिसमें चार चीजें स्पष्ट होती हैं। कितनी चीजें स्पष्ट होती हैं, चार चीजें स्पष्ट होती हैं। ठीक है, याद रखना, समुदाय लोगों का एक ऐसा बड़ा समूह होता है जिसमें चार चीजें स्पष्ट होती हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, एक बड़ा समूह है। क्या है, एक बड़ा समूह है। यहाँ पे स्पष्ट रखना, जहाँ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो समुदाय क्या है, एक बड़ा समूह है जिसमें चार चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली, उनमें हम की भावना होती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक सामान्य जीवन का उद्देश्य होता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपन को दिखाई देंगी, ये देखो। ये पहली, व्यक्तियों का समूह होता है। ये व्यक्तियों का समूह होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। हम की भावना या सामुदायिक भावना होती है। ठीक है, सामुदायिक भावना होती है। और एक समान स्थान, एक समान हम देखेंगे तो एक समान इनकी उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, एक समान उद्देश्य होते हैं, एक समान उद्देश्य होते हैं। ये कहलाते हैं समुदाय, एक समान उद्देश्य होते हैं। तो समुदाय क्या होता है, समुदाय लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है जो एक 3 पॉइंट हमेशा अपने साथ लिए हुए रहता है। तो अगर मैं समुदाय शब्द की बात करूं तो आपके दिमाग में 3 पॉइंट अपने आप आना चाहिए। कौन कौन से 3 पॉइंट अपने आप आना चाहिए, 3 पॉइंट कौन कौन से अपने आप आना चाहिए। हाँ, इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं आकांक्षा।
तो 3 पॉइंट आने चाहिए। सबसे पहले तो इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा, इनमें सामुदायिकता की भावना या फिर हम की भावना होती है। तीसरा, ये व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होता है। तो सबसे पहला पॉइंट व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा, हम की भावना है। चौथा हम लिखेंगे इसमें समान उद्देश्य होते हैं इनके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर अपन देखें अगर अपन देखें कोई एक समुदाय का एग्जाम्पल दें, जैसे किसान समुदाय। क्या देखें? किसान समुदाय। देखा, किसान समुदाय जो है वो क्या करते हैं भैया? किसान समुदाय खेती करते हैं और वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। उनमें हम की भावना पाई जाती है। ये कहलाते हैं भैया ये समुदाय। तो समुदाय का मतलब सीधा सीधा है, समुदाय शब्द से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ सेवा करना आ रहा है, लेकिन समुदाय की परिभाषा से हमको स्पष्ट हो जाएगी। मतलब व्यक्तियों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, उसमें हम की भावना हो और अपनी जीवन की सामान्य दिशाएं प्राप्त करता हो, मतलब सामान्य जीवन व्यापन करता हो, वो क्या कहलाते हैं भैया? समुदाय कहलाता है। इसी को अगर देखें तो मैकाइवर पेज ने क्या बोला है कि जब कोई किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि विशेष हित की भागीदारी नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं या परिस्थितियों की जो है पूर्ति कर सकें, है ना, और उनमें भाग ले सकें, लेने लेने के लिए हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कह देते हैं। बुगार्डस क्या बोलते हैं? बुगार्डस बोलते हैं कि निश्चित क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहने वाला सामाजिक समूह समुदाय कहलाता है। और ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि छोटी है, तो इसको हम ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रहने वाले लोगों का सामाजिक समूह। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाले सामाजिक लोगों का समूह या सामाजिक समूह, है ना। और यही फ्रेजर अगर देखें, क्रेजर नहीं फ्रेजर है एक्चुअल में, ये फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर है। तो फ्रेजर बोलते हैं कि एक समाज जो निश्चित भूभाग में रहता हो समुदाय कहलाता है। इन्होंने एक ही चीज बोल दी, जैसे ग्राम में ग्रामीण समुदाय, है ना, जनजातीय समुदाय, आदिम समुदाय, ग्रामीण समाज में पड़ोम, जेल, बंदी गृह, पड़ोस, है ना, ग्रामीण समाज में पड़ोम हो जाएगा और जेल बंदी गृह हो जाएगा। अब बात करते हैं कि समुदाय की जो बुगार्डस के अनुसार परिभाषा है, इसको ही हमको याद करना है और वही मैंने बताई है, और पेपर में लिखने का इसको ही प्रयास करना है, क्योंकि इन्होंने समुदाय संबंधी काफी रिसर्च की है और सामाजिक दूरी का पैमाना सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। इसलिए हमको बोगार्डस की परिभाषा सिंपल भी लगी और सही भी लगी। क्या है परिभाषा? कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाला सामाजिक समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाला सामाजिक समूह क्या कहलाएगा भैया? समुदाय कहलाएगा। कौन बोलता है ऐसी? बोगार्डस बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बोगार्डस बोलते हैं। तो बोगार्डस बोलते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाला लोगों का समूह या सामाजिक समूह क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। अब ये जो समुदाय है, इसके आवश्यक तत्व होते हैं, और आवश्यक तत्व हम परिभाषा में बार बार बोलते आ रहे थे। क्या 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 आवश्यक तत्व बोलते आ रहे थे? पहला, कि भैया ये व्यक्तियों का समूह होगा। किसका समूह होगा? व्यक्तियों का समूह होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा? हाँ सर, इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होगा। क्या इनमें हम की भावना होगी? हाँ, जिसको सामुदायिक भावना भी बोल सकते हैं। क्या ये एक समान उद्देश्य में जीवन यापन करेंगे? मतलब ये अपनी सामान्य जीवन यापन करेंगे, सामान्य आजीविका चलाएंगे? हाँ, ठीक है। तो मतलब समाज शास्त्रियों ने क्या बोला भैया कि समुदाय जो है क्या होता है, तो ये 4 तत्वों से, कभी कभी बोलते हैं 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 मेन चीजें इसमें होनी ही चाहिए। पहली होना चाहिए व्यक्तियों का समूह, पहली होना चाहिए व्यक्तियों का समूह। मतलब समुदाय का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी समूह को, किसी भी ग्रुप को हम समुदाय कब कहेंगे? जब वो व्यक्तियों का समूह होगा।
क्या होगा, व्यक्तियों का समूह होगा। मतलब किसी भी आदमी को, खड़े आदमी को थोड़ी ना समुदाय बोल देंगे, बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो उसे बोलेंगे समुदाय। ठीक है। तो सबसे मेन तत्व जो है वो इसका व्यक्तियों का समूह तत्व है। मतलब अगर व्यक्तियों के बिना हम देखें तो भैया समूह या समुदाय नहीं बन सकता। ठीक है। तो जब हम व्यक्ति देखेंगे तो क्योंकि व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति संभव है, ना ही हम की भावना की उत्पत्ति होगी। तो देखो भैया, 4 पॉइंट निकल के आए ना अपने। पहला पॉइंट तो व्यक्तियों का समूह हो गया, दूसरा इसमें सामान्य उद्देश्य पूर्ति के लिए होते हैं, सामान्य उद्देश्य होंगे इनके, फिर दूसरे बाद तीसरा हम की भावना होगी, और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होगा। ठीक है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो मैकाइबर, पेज और बोगार्डस आदि विद्वान क्या बोलते हैं कि भैया समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो समुदाय नहीं है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब अपने में अंतःक्रिया करते हैं, तभी क्या कहते अंतःक्रिया करते हैं, तभी एक समुदाय बनता है। क्या बनता है, समुदाय बनता है। ठीक है। और सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है और हम की भावना उनमें पनपती है। मेनली हमको हम की भावना लेकर आनी है उनके अंदर। ठीक है। मैं कई बार पेज ने ये भी बोला है कि जेल या बंदी गृह के अंदर रहने वाला लोग जो होते हैं वो एक समुदाय होता है। एक्चुअल में क्या होता है, समुदाय होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया जेल या बंदी गृह को एक समुदाय किसने माना है, तो आप आंसर कीजिएगा मैकाइबर और पेज ने माना है। जेल या बंदी गृह को किसने माना है समुदाय, तो मैकाइबर और पेज ने माना है। फिर इसके बाद देखेंगे सामुदायिक भावना या हम की भावना हो, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति संपर्क, संचार और अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो संपर्क के माध्यम से, संचार के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से आपस में प्रेम भाव से रहने लग जाते हैं। उनमें पारस्परिक प्रेम हो जाता है, सहयोग का विकास हो जाता है। तो इस तरीके से उनमें जो है हम की भावना आ जाती है, योगदान की या दायित्व निर्वाह की भावना आ जाती है, और निर्भरता की भावना आ जाती है। जब ये आ जाती है तो ये 3 पॉइंट निकल कर आते हैं कि भैया हम समुदाय बन गए हैं। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हम किसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे सबसे पहले। किसकी परिभाषा लिखना चाहिए हमको, बोगार्डस की। क्या बोलते हैं बोगार्डस, बोगार्डस बोलते हैं, गरिमा सब बोगार्डस की लिख रहे हैं, आप रेजर की लिख के आओगे। और मैं बोल भी बोगार्डस की रहा था। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आसान से मतलब नहीं है गरिमा, मेन चीज ये है कि अच्छी कौन सी है। आसान क्या होता है, आसान एमपीपीएससी पूरी नहीं है। जिस दिन इस एमपीपीएससी में कदम रखा है उस दिन से एक कसम खा लो, आसान कुछ भी नहीं है और कठिन भी कुछ भी नहीं है। सब करने और मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास करने वाले लोगों का सामाजिक समूह या फिर निवास करने वाला सामाजिक समूह क्या कहलाएगा भैया, समुदाय कहलाएगा। ये कौन बोलते हैं, बोगार्डस। चार इंपॉर्टेंट तत्व कौन कौन से हैं, सॉरी 3 इंपॉर्टेंट तत्व बता दो आप तो, कौन कौन से हैं समुदाय के निर्माण के लिए, 3 इंपॉर्टेंट तत्व कौन कौन से हैं। वैसे तो मैं चार ही पढ़ता हूं हमेशा, ये चार होते हैं। सबसे पहले लोगों का समूह होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा, अब जब व्यक्तियों का समूह बन गया है तो उनमें क्या कर दूं भैया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दे दूं, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा, अगर मैं बोलूं तो तीसरा हो जाएगा हम की भावना या सामुदायिकता की भावना, है ना। तो चौथी मैं बोल देता हूं कि इनके समान उद्देश्य होते हैं लगभग सबके। ठीक है, समान उद्देश्य होते हैं, एक समान उद्देश्य, बस यही होता है।
तो हम देखेंगे अन्य आवश्यक तत्व भी होते हैं इसमें, जैसे कि साझा पहचान होती है या एक दूसरे से पहचान रखते हैं, जैसे कि समुदाय के सदस्य एक सामुदायिक भावना रखते हैं, सामूहिक भावना रखते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा और विश्वास रखते हैं जो एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। तो जैसे मान लो किसी समुदाय का व्यक्ति मिल गया तो उसने बोला तुम किससे समुदाय से हो, हम इस समुदाय से हैं, बस मान लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुशवाहा हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं कृषक समुदाय से हूँ, तो सीधी सी बात है कृषक समुदाय से हूँ, लेकिन मैं समुदाय का हिस्सा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जो पूर्ति है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। फिर इसके बाद देखें सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं तो सभी सदस्य के कुछ हित लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं जो कि समान होते हैं, जैसे शिक्षा के, सुरक्षा के, विकास के, ये सामान्य उद्देश्य होते हैं, इसी के लिए समुदाय बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे टीचर समुदाय हो जाए, है ना, स्टूडेंट समुदाय हो जाए। तो जैसे कि स्कूल में रहने वाले बच्चे हैं वो एक बच्चों का छात्र समुदाय कहलाएगा। इस तरीके से उनका एक निश्चित स्थान या मंच होता है, मतलब भौतिक स्थान होता है, या तो वो गांव में रहेंगे, मोहल्ले में रहेंगे, या ऑनलाइन समूह में रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से उनमें सामाजिक संपर्क रहता है, एक नियमित संवाद रहता है, संयोग रहता है, सामाजिक संबंध करते हैं स्थापित एक दूसरे से, ऐसे होता है। उनका संगठनात्मक ढांचा बनता है, अन्योन्याश्रयता होती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण समुदाय, ऑनलाइन समुदाय, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवाद संवाद जो करते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे भैया? अनावश्यक तत्व कहलाएंगे। बट हमको इम्पोर्टेंट है, आपसे जितना भी कहा जाए आप दूसरे पॉइंट लिख दो, आप 3 पॉइंट पे अड़े रहना। कौन कौन से 3 पॉइंट? सबसे पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा हो जाएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा हम की भावना। आपसे कोई कुछ भी कहे, नहीं ये परिभाषा नहीं होती, कुछ भी कहे आप इन 3 पॉइंट पे अड़े रहना। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, ये 3 पॉइंट पे आप अड़े रहना। फिर उसके बाद अन्य अगर पूछे जाएं तब आप अपना मुंह खोलना और बोलना कि भैया एक समान उद्देश्य होते हैं, इनकी साझा पहचान होती है, ये एक निश्चित स्थान या मंच पे अपनी बात रखते हैं, और सामाजिक संपर्क होते हैं, इसमें अन्योन्याश्रयता होती है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। इस तरीके की चीजें आप लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है समुदाय क्या होता है, समुदाय के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनको आपको डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं भैया समुदाय की विशेषताओं पर। किस पे आ जाते हैं? समुदाय की विशेषता या लक्षण। तो देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा क्या? हाँ, पटवारी समुदाय। तो कोई व्यक्तियों का, कोई एक ऐसा आदमी आया होगा, उसके मन में आया यार क्या कर रहे हैं ये लोग, बोले खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, ये इन्हें पकड़ के एक समुदाय बनाओ, ऐसा कुछ किया होगा कि किसी ने? सीधी सी बात है, नहीं किया होगा। ये अपने आप विकसित हुए होंगे। लोगों का एक बड़ा समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, क्या ये उन्होंने डेवलप किया? नहीं किया, वो डेवलप हो गया अपने आप। मैं कई बार पेज ने जेल में रहने वाले लोगों का एक समुदाय बताया, उसको समुदाय बताया। भाई जेल में कोई आके खुद को घोषित करके आज से हम एक समुदाय हुए, ऐसा हुआ नहीं। वहां पे अलग अलग जगह से आने वाले लोग जो है निवास करे और वहां पर रहने लग गए। तो मैं कई बार पेज बोलते हैं भैया ये तो एक समुदाय बन गया अपने आप, जिसके निश्चित समान उद्देश्य होने लग गए, साम की भावना होने लग गई उनमें। तो ये क्या बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते, ये स्वतः विकसित होते हैं। मतलब इनका विकास नियोजित तरीके से नहीं किया जाता, प्लान वे में इनको नहीं बनाया जाता है, ये अपने आप बन जाते हैं। क्या एक व्यक्तियों का बड़ा समूह होता है? हाँ, ये व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होता है। क्या इनमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है? हाँ, इनमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या इनमें हम की भावना होती है? हाँ, सामुदायिकता की भावना होती है। क्या ये व्यक्तियों का समूह होता है? हाँ, ये व्यक्तियों का समूह होता है। तो क्या मूर्त होता है? हाँ, मूर्त होता है। दो चीजें होती हैं, एक मूर्त मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त मतलब होता है दिखाई देने वाला। व्यक्तियों का समूह है, हमको दिखाई दे रहा है, हाँ भैया व्यक्तियों का समूह, तो मूर्त हो जाएगा। अगर वो व्यक्तियों का समूह हमको नहीं दिखाई देता, फॉर एग्जाम्पल सामाजिक संबंधों का जाल, क्या हमको दिखाई देता है?
नहीं दिखाई देता। सामाजिक संबंधों का जाल हमको दिखाई नहीं देता है, बस हम एज्यूम करते हैं कि एक जाल फैला हुआ है, जैसे सामाजिक संबंधों का जाल कह देते हैं अपन। और इसी जाल के आधार पर हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो वो अमूर्त हो गया। फिर मतलब क्या है, समाज अमूर्त होता है, समुदाय मूर्त होता है। ठीक है। क्या इनके सामान्य जीवन के उद्देश्य होते हैं? हाँ, तो सामान्य जीवन होते हैं। क्या ये अपना एक विशिष्ट नाम रखते हैं? हाँ, विशिष्ट नाम रख देते हैं अपने समुदाय का, कृषक समुदाय है ना, कैदी समुदाय, ऐसे करके अपने समुदाय बना लेते हैं। क्या इनमें नियम होते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल नियम होते हैं। क्या इसकी इसकी जो सदस्यता है वो हम जानबूझ के लेते हैं? नहीं, अपने आप मिल जाती है, तो अनिवार्य सदस्यता हो जाती है। उसके अलावा ये इसमें आत्मनिर्भरता होती है, ये स्थायित्व के साथ रहते हैं, ये समाज का एक भाग होते हैं, अंतर समुदाय के होते हैं। मतलब ये एक समुदाय से दूसरे समुदाय से भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतः विकसित। स्वतः विकसित मतलब खुद से डेवलप होते हैं। तो समुदाय का निर्माण कुछ लोगों द्वारा नियोजित तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि ये समय बीतने के साथ साथ स्वतः विकसित होते चले जाते हैं। इनको कोई डेवलप नहीं करता है, ये अपने आप बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप। पहले कोई स्टार्टअप का काम करता था? नहीं करता था। अब स्टार्टअप का काम करने लग गए हैं, तो स्टार्टअप करने वाले लोगों का एक अलग से ग्रुप टाइप का बनने लग गया, और वो लोग आपस में अपने साथ एकता स्थापित करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स, अगर एमपीपीएससी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करती है, या एमपीपीएससी किसी स्टूडेंट्स का नुकसान करती है, तो क्या आपको अपनेपन की भावना नजर आती है अपने अंदर? आती है। और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस चीज का विरोध भी करते हो। तो ये जो आपके अंदर हम की भावना आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि आप उस फील्ड में हो। तो उस फील्ड में रहते हुए आप जो है उसको महसूस कर रहे हो, हम की भावना है। आप एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में रह रहे हो, और आप जो है आपको हम की भावना मिल गई है, और आप व्यक्तियों का एक समूह बन गए हो। तो ये जो व्यवस्था है, आपका एक समुदाय बन गया। तो यही है समुदाय। समुदाय का मतलब सीधा सीधा है कि आप निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो, व्यक्तियों का समूह बन गए हो, हम की भावना है। और ये जो ग्रुप है, किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया है। मतलब ये समुदाय जो है वो अपने आप बन गया। क्या ये व्यक्तियों का बड़ा समूह होता है? हाँ, होता है। इसमें व्यक्तियों का समूह होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। व्यक्ति ही समुदाय के सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, और व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का जन्म होने लगता है। क्या ये मूर्त संगठन है? हाँ, मूर्त संगठन है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसको। फिर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं ये। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, इनके घनिष्ठ संबंधों में बने हुए रहते हैं, मूलभूत जरूरतों को भी पूरा करते हैं ये। ठीक है। उसके अलावा इनमें हम की भावना होती है। हाँ, हम सब एक हैं, समुदाय हमारा है, ये उनके अंदर भावना रहती है। और हमें सुख दुख में हमें सभी समान रूप से भागीदार नजर आते हैं, दृढ़ता से एक सूत्र में बंधे रहते हैं, इस तरीके की भावना उनके अंदर होती है। वो सामान्य जीवन जीते हैं। हाँ, उनका रहन सहन, खान पान, धर्म, मूल्य, मान्यता, संस्कृति आदि समान हो जाती है। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, हॉस्टल का खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर पावर नैप लेंगे, फिर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, दूसरे दिन सुपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे, 3 दिन बाद उससे भी सुपर डुपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे, फिर फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो क्या सबका रहन सहन, खान पान सब सेम नहीं हो गया? कम रोटी खाएंगे, सबकी तोंद निकल रही है, सबकी आंखों में झुर्रियां आ रही हैं, तो ये समान रहन सहन हो गए। तो मतलब एक समान, हाँ, 200 नहीं, 283 नंबर पे वाला तो फाड़ दिया, 284 नंबर वाला हो गया। हाँ, और थोड़ा सा भी पावर नैप ले लिया उसके बाद घबराएंगे, खिचड़ी और पुलाव के नाम पे तो बस
खुश हो जाएंगे, आय हाय आज मिल गया। तो आप क्या बन गए, समुदाय बन गए। एक कौन सा समुदाय बने, एमपीपीएससी वाला समुदाय। चलो डीडी गार्डन के पीछे मिलते हैं। अब नियमों का सामान्य व्यवस्था होती है, नियमों की सामान्य व्यवस्था मतलब नियम होते हैं, सदस्यों के व्यवहार, नियम, आचार विचार और कार्यों को नियंत्रित करने हेतु नियमों की सामान्य अवस्था पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है भैया। विशिष्ट नाम होता है अपना, एक विशिष्ट नाम रख लेते हैं ये, है ना, ताकि एक विशिष्ट पहचान उनको मिल सके, है ना। जैसे कूरकू, भील, जनजाति, ये अपने आप को एक विशिष्ट नाम दे दिए, है ना। जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का समूह, गोंड समूह हो गया। कोरकू मतलब लोगों का ही समूह, शाब्दिक करती है लोगों का समूह, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगा है। भील जनजाति, बिल जो शिकार करते हैं बाण और धनुष से, वो कहलाएंगे भील। तो ये अपना विशिष्ट नाम दे दिया, उसी से जनजाति बन गई। तो हम ना अपना एक विशिष्ट नाम दे देते हैं। आज से एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्सों का जो नाम होगा समुदाय का, वो ये होगा, हमने निश्चित कर दिया। तो वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट नाम। क्या इसकी सदस्यता हमको लेनी पड़ती है, लाओ भैया टिकट दो हमको सदस्यता लेनी है, नहीं, ये अपने आप मिल जाती है। और हर एक व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय से जरूर जुड़ा रहता है। प्रत्येक सदस्य व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी ना किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए समाज से तो इंटर कनेक्शन स्थापित करनी है। और समाज से जैसे इंटर कनेक्शन स्थापित किए तो वो फटाक से बन गया किसका सदस्य, समुदाय का। उसके अलावा अपने समुदाय के अंदर भी अंतर होता है, कई अंतर सामुदायिक अंतर बोलते हैं जिसको। तो किसी भी समुदाय के अंदर भी छोटे छोटे समुदाय, उप समुदाय भी बन जाते हैं। जैसे भील जनजाति की उपजाति, भीली, बिराला, पटलिया, बरेला, रथियास, बेगास, उमड़ी, तड़बी, क्या है, भील की उपजातियां हैं। तो भीलों के अंदर भी उनकी जो है सब डिवीजन हो गई। ऐसे ही हर एक समुदाय के अंदर भी सब डिवीजन हो गया। जैसे हमारे आरंभ बैच के स्टूडेंट्स, आरंभ बैच के स्टूडेंट्स, उनके भी दो समुदाय बन गए। एक गरम दल जो अपने आप को हम की धारणा से जोड़ने लगे, कल को कोई मिलेगा आसपास, एक नरम दल। कल को कोई मिले, दीदी तुम कौन से दल में हो, बोले सर, सर ने मुझे गरम दल में बोला है, मैं गरम दल में हूँ। अरे वाह, हमें भी गरम दल में हूँ, चलो अपन दोनों साथ साथ तैयारी करते हैं, रिवीजन की बोला अपन दोनों को तो सर ने। दीदी मैं, भैया आप कौन से दल में हो, गरम दल में नहीं हो, नरम दल में हूँ। अरे यार तुम दूसरे समुदाय को उतर जाओ, ऐसे करके। तो ये क्या है, एक समुदाय के भीतर भी और समुदाय बन गए हैं, बन जाते हैं। तो ये होती है विशेषता। फिर अपन देखें आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भरता जरूर होती है। क्यों, आवश्यकता पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति कोई ना कोई क्या करता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर होते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार के समुदाय होते हैं। इनमें स्थायित्व होता है, हाँ स्थायित्व होता है। क्यों, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना ना स्थायी रूप से, इसलिए तो स्थायित्व रहता है ना। तब तक जब तक कि प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा से वो नष्ट ना हो जाए, उनका वो भौगोलिक क्षेत्र। और समाज का एक भाग होते हैं समुदाय, समाज से परे नहीं होते हैं, समाज का ही, ये समान नहीं लिखा है, समाज लिखा है, समाज का ही एक भाग होते हैं। जो विभिन्न समूह पाए जाते हैं, समुदाय भी उन्हीं में से एक समूह होता है एक तरीके से, है ना। तो मैकाइवर और पेज क्या बोलते हैं भैया, देखो मैंने बताया था, मैकाइवर महोदय बोलते हैं कि भैया समुदाय की चार मेन चीज होनी चाहिए। व्यक्तियों का एक बड़ो समूह होने चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने चाहिए, और फिर उसके बाद सामुदायिकता की भावना होनी चाहिए, और सामान्य जीवन हो चाहिए, एक समान उद्देश्य वाला जीवन। ठीक है। तो ये चार चीजें जब आ जाएंगी तो वो समुदाय कहलाने लगेगा। एक बार इनकी विशेषताओं को पढ़िए आप, समुदाय की विशेषताएं, इसको आप अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, एक बार कर लीजिए, रिवीजन कीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक, क्लियर है। आ जाओ। अब समुदाय के कुछ प्रकार होते हैं। समुदाय के प्रकार में अगर देखें अपन, तो एक होते हैं ग्रामीण समुदाय जो गांव में रहते हैं, एक होते हैं आदिम समुदाय जो आदिवासी के हैं, और एक नगरीय समुदाय। इस तरीके से हम जो है आधार पर, उनके निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम जो है उनको बांट देते हैं। ठीक है। एक होते हैं विशुद्ध ग्रामीण समुदाय जो शुद्ध रूप से गांव में रह रहा है, अभी तक शहर की या नामो निशान नहीं है। एक मिश्रित होते हैं जो कभी गांव में रहते हैं, कभी शहर में रहते हैं। फिर आदिम समुदाय जो आखेटक और खाद्य संकलन करने वाले समुदाय हैं, आज भी वही जीवन जी रहे हैं। एक पशुपालक होते हैं जो पशुपालन ही कर रहे हैं। कृषक समुदाय जो है खेती में लगे हुए हैं। नगरीय जो उपनगरीय समुदाय हैं, औद्योगिक नगरीय समुदाय हैं, महानगरीय समुदाय है। इस तरीके के नगरीय समुदाय भी बने हुए हैं। ठीक है। अब अगर अपन देखें समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, तो हमने समाज के बारे में शुरुआत में देखा था। समाज जो है सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है, मतलब सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। जबकि समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। मतलब समाज जो होती है वो अमूर्त होता है, जबकि समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है। समाज के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की होनी आवश्यकता तय है। इसमें हम की भावना नहीं होती है ना। एक दूसरे से जुड़े हैं बस, हम की भावना नहीं है। इसमें हम की भावना जरूर जरूर होती है। ये विस्तृत है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का। ये छोटा कम विस्तृत रूप होता है। समाज में अनेक समुदाय आ सकते हैं, और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं। ये इनकी रीति रिवाज, मान्यताएं, रिवाज, प्रथाओं में अंतर होता है, इनमें अंतर नहीं होता है। ये समाज और समुदाय में अंतर है। एक बार इसको रीड कीजिए, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बड़े विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जल्दी से रीड कीजिए इसको। ठीक। अब आ जाते हैं अपन संस्था पे। समुदाय क्लियर है, क्या होता है समुदाय। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है समुदाय। समुदाय के अनिवार्य तत्व बताइए। समुदाय की विशेषताएं या लक्षण बताइए। समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। तो आप बता देंगे क्या सब समुदाय के बारे में। ये तो हो गया समुदाय। अब बात आती है संस्था की। एक दिन क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था। अरे, डेफिनेट भौगोलिक एरिया के एमपी में है ना, वास्तविकता एमपी में रह रहे हैं तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया। मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, ऐसे मान लो इंदौर में रहने वाले बस, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया ऐसा। तो एक आदमी था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के मन में आया, क्या आया मन में। गोपाल बहुत पुराना, अपन आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसका नाम था गोपाल। क्या नाम था, गोपाल। ध्यान से सुनना। 4000 साल पहले कौन सी व्यवस्था चलती थी। कोई भी किसी से यौन संबंध स्थापित कर रहा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है। ये व्यवस्था चलती आ रही है 4000 साल पहले। मान के एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, और पहले भी हो सकती है ना। लगभग मैं 4000 एज्यूम करके चल रहा हूं। तो
वो जो व्यवस्था है उसमें दो समस्याएं उत्पन्न हुई। कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई? दो समस्याएं उत्पन्न हुई। व्यवस्था सही चल रही थी, कोई भी किसी से यौन संबंध स्थापित करेगा, पुत्रों की पुत्रियों की जन्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा, आदि मानव जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों वाली, बिल्कुल। इसमें दो दिक्कत हुई। पहली दिक्कत ये हुई कि मैंने जो संपत्ति अर्जित कर ली है पूरे जीवन में जी जी के मर मर के, वो संपत्ति अब किसकी होगी? पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर इस महिला से किसी पुत्र की या पुत्री की उत्पत्ति हुई है तो वो उसके पिता कौन है? और वो अगर उस संतान की उत्पत्ति हुई है तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? मतलब पूरा समाज जो है उसमें पता ही नहीं चल रहा कौन किसका पुत्र है किसकी पुत्री है, कोई मतलब ही नहीं, समझ में नहीं अराजकता फैल जाएगी ऐसे में। पालन पोषण कौन करेगा? जैसे कोई स्त्री है और 5 पुरुषों से उसका यौन संबंध स्थापित हुआ, उसके पुत्र पैदा हुआ, वो उसके पालन पोषण के लिए सक्षम नहीं है। 5 पुरुषों में से किसी ने भी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं ली कि भैया ये मेरा पुत्र है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो दिक्कत होगी ना, तो ये दिक्कत पैदा होने लगी। तो एक व्यक्ति आया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, उसने बोला यार एक काम करते हैं, संतानों की उत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? संतानों की उत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करते हैं। मतलब संतान जो है उसकी उत्पत्ति जिससे भी होगी उसको वैधानिकता प्रदान करते हैं। वैधानिकता मतलब लीगलिटी। मतलब इस औरत ने इस पुरुष से यौन संबंध स्थापित किए हैं जिसके कारण इस संतान की उत्पत्ति हुई है, और ये जो पुरुष है इसका लीगली बाप कहलाएगा। क्लियर है? तो ये जो लीगलिटी है इसको शो करने के लिए इन्होंने कोशिश की, ये काम करते हैं बोले। तो कुछ उद्देश्य इन्होंने दिमाग में बनाए। क्या बनाए? कुछ उद्देश्य दिमाग में बनाए। पहला उद्देश्य इन्होंने बनाया कि यौन संबंध की वैधानिकता स्थापित करो। तो भैया ये पुरुष इस महिला से ही जीवन भर यौन संबंध स्थापित करेगा और कुछ जिम्मेदारियों के साथ। पहली चीज, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। दूसरा, जो संतान उत्पन्न होगी उसको भी वैधानिकता मिलेगी, वो इसी व्यक्ति की है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये वैधानिकता प्रदान करने के लिए कोई लिखित कानून वगैरह बनाया था क्या? नहीं, इसके लिए बनाया गया था नियमों का एक समूह। क्या बनाया गया था? नियमों का एक समूह। और वो नियमों का समूह लिखित रूप में अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझना, उनके कुछ निश्चित उद्देश्य थे, उन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमों का समूह बनाया था, और वो नियमों का समूह जो है लिखित रूप में नहीं है, अमूर्त है। बोले सर इसका हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्या लेना देना? तो उन्होंने जो नियमों का समूह बनाया उसको आज हम बोलते हैं विवाह। क्या बोलते हैं? विवाह। विवाह में सिंदूर, विवाह में मंगलसूत्र, विवाह में 7 फेरे, विवाह में विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज किसने बनाए? लोगों ने मिलकर बनाए। किस उद्देश्य के लिए बनाए? यौन संबंधों की वैधानिकता के लिए, संतान उत्पत्ति को वैधानिकता देने के लिए, इन सब चीजों के लिए बनाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब समाज द्वारा
निश्चित उद्देश्य के लिए नियमों का, रीति रिवाजों का समूह बनाया जाए तो उस समूह को बोलते हैं संस्था। क्या बोलते हैं? संस्था। संस्था क्या है? संस्था क्या है? निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया नियमों का समूह। एक बार फिर से बोलेंगे। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया नियमों का समूह। निश्चित उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। मैंने यहां पे एग्जाम्पल दिया है विवाह का। तो विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है। क्या है? विवाह एक संस्था है। 16 संस्कारों में से तो एक है ही सही, लेकिन विवाह एक संस्था है। कारण, विवाह का एक निश्चित उद्देश्य है। उसके बाद जो यौन संबंध स्थापित होते हैं उनको वैधानिकता मिल जाती है। जो संतान उत्पन्न होती है उनको उत्तराधिकार मिल जाता है, उनको वैधानिकता मिल जाती है। तो वो निश्चित उद्देश्य पूरे हो गए। तो निश्चित उद्देश्य पूरे हुए, लेकिन कुछ नियमों शर्तों के आधार पर। तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया नियमों का समूह क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। क्या ये मूर्त है या अमूर्त है? बताइए कैसा है ये? संस्था मूर्त होती है, अमूर्त होती है? अमूर्त होगी। ठीक है। तो कुल मिला के नियमों का समूह होता है संस्था। आ जाओ अब। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कई तरीके की अपनी आवश्यकताएं होती हैं उसकी, जिनमें से एक मैंने एग्जाम्पल के लिए यौन संबंधी आवश्यकताएं बताई थी। ऐसे ही करके कई सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास के चक्कर में संस्था संबंधी अवधारणा आई थी। ठीक है। संस्था क्या होती है? तो संस्था नियमों या कार्य विधियों का एक समूह होती है या एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित होता है। मतलब संस्था क्या होती है? नियमों का एक समूह होती है या नियमों की एक व्यवस्था होती है जिससे व्यक्ति या अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की या निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। मेरी वाली डेफिनेशन यहां पे लिख लीजिएगा कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए नियमों अथवा कार्य विधियों का समूह संस्था कहलाता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। तो संस्था का तात्पर्य ऐसे संगठित सामाजिक नियमों से है, मान्यताओं से है, परंपराओं से है जो समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियमित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और उनके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। मैकाइबर और पेज भी यही बोलेंगे कि संस्था एक ऐसे व्यवहार के संगठित रूप को कहेंगे जिसमें सामाजिक महत्व के होते हैं और जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है। ठीक है। ये तो छोड़ दो। हम बोगार्डस की परिभाषा ध्यान से देखेंगे। बोगार्डस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि संस्था समुदाय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। तो बोगार्डस बोलते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक वह संरचना होती है, मतलब जिसकी स्थापना कार्य विधियों जिसमें सुस्थापित कार्य विधियों को व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। इसमें लिखेंगे जिसमें जिसमें सुस्थापित कार्य विधियों को व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। कुल मिला के समाज की एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम सुस्थापित कार्यविधियों को व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित करते हैं। बट आप इतना ज्यादा मत याद रखिए। आप याद रखिए कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए नियमों अथवा कार्यविधियों का समूह क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। ठीक है। जैसे कि शिक्षा संस्था हो गई, धार्मिक संस्था हो गई,
राजनीतिक संस्था हो गई जो कि नियमों के लिए बनाए, जैसे स्कूल में जाओगे तो निश्चित ड्रेस होगी, निश्चित नियम होंगे, वो नियमों का समूह क्या कहलाएगा, संस्था कहलाएगा। ठीक है। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, विवाह देखिएगा, क्या देखिएगा, विवाह देखिएगा। विवाह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संस्था का। अब संस्था की उत्पत्ति कैसी हुई, तो इसमें एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिसका नाम है S. W. G. समनर। समनर बोलते हैं कि संस्थाएं जन रीतियों से आरंभ होती हैं, जन रीतियों से आरंभ बन के वो प्रथाएं बनती हैं, और प्रथाओं में कल्याण दर्शन जब मिल जाता है तो रूढ़ियां या लोकाचार हो जाती हैं। और जब ये रूढ़ियां और लोकाचार व्यवहार में लाने लगते हैं तो रूढ़ियां रूढ़ियां के लोकाचार जो है रूढ़ियां हो जाती हैं, और भी विकसित हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, और संस्था कहलाने लगती हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया भैया, हमने एक रीति बनाई। क्या रीति बनाई भैया, कि भैया विवाह, जैसे हमारा निश्चित उद्देश्य क्या था भैया, विवाह, विवाह करना है ना, मतलब संतान उत्पत्ति और क्या करना, यौन संबंधों को वैधानिकता देना, तो विवाह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक रीति बनाई। क्या रीति बनाई भैया, 7 फेरे लिए जाएंगे। तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाएंगे। एक गांव के कुछ लोगों ने ऐसा माना कि विवाह के टाइम पे 7 फेरे लिए जाएंगे तब जाके पवित्र बंधन में बन जाएंगे। बोले ठीक है, 7 फेरे लेते। तो 7 फेरे लेने की एक रीति चल गई वहां पे, उस गांव में। धीरे धीरे उस गांव के अलावा और जगह पे उन लोगों ने सोच सोच के और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको अपनाते गए, तो वो रीति बन गई, प्रथा। तो भैया अब ऐसा होना ही चाहिए। जैसे शुरुआत में सती जो था, सती मन मर्जी से होते होंगे लोग, है ना, बाद में वो प्रथा बनती चली गई। और ऐसे ही 7 फेरे भी शुरुआत में रीति रहे होंगे, बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते गए तो प्रथा बन गए। अब वो प्रथा जो है बाद में लोकाचार बन गई। क्या बन गई, लोकाचार, मतलब पूरे उस गांव के अलावा और दूसरे गांव के लोग भी सेम टू सेम चीज अपनाने लग गए, और नियमों से बांध लिया बिल्कुल। 7 फेरों में से 4 फेरे पुरुष आगे रहेगा, 3 फेरे लड़की आगे रहेगी, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, इतने वचन देंगे, ऐसे करके बढ़ती चली गई वो प्रथा, और विकसित हो गई। एक सुस्पष्ट ढांचा हो गया, सुस्पष्ट ढांचा हो गया, और वही सुस्पष्ट ढांचा संस्था कहलाने लगा। तो संस्था का विकास जो है वो धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले किसी के मन में विचार आया होगा, उस विचार को जो है उसने अप्लाई किया होगा, तो फिर अप्लाई करने के बाद रीति बना वो, हर एक जगह पे वो अप्लाई करते जा रहा था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करे तो प्रथा बन गई। फिर उसके बाद वो पूरे समाज में फैल गई तो लोकाचार बन गई। फिर उसके बाद सुस्पष्ट ढांचा बन गया, फिर उसके बाद जो है संस्था बन गई। इस तरीके से संस्था की उत्पत्ति या विकास हुआ था। कैसे, देखो, सबसे पहले विचार आया उसके मन में कि भैया ऐसा करते हैं। मैंने बताया था गोपाल के मन में विचार आया कि भैया अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए ये विचार आया है मेरे दिमाग में। बोले ठीक है। उस विचार को अपने मन में या अपने दिमाग में बार बार फैलाने लगे, तो विचार जो है व्यक्ति की पुनरावृत्ति द्वारा होने लगा, तो वो उसकी आदत बन गया, समाज की आदत बन गया। और वही आदत जब समूह में फैलने लगी तो जनरीति बन गई, जनरीति प्रथा बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी जब हस्तांतरित हुई, और प्रथा को जब बहुत सारे बड़े बड़े लोग एक साथ अपनाने लगे, अब बाध्यता उसमें हो गई, तो बन गई रूढ़ी। और रूढ़ी एक संरचना बन गई, है ना, रूढ़ियों को एक ढांचा बना दिया कि भैया ये चीज तो करनी पड़ेगी। विवाह कर रहे हो तो 7 फेरे तो लेने पड़ेंगे, अगर 7 फेरे नहीं लिए तो ये मान लो कि विवाह हुआ ही नहीं है। ये एक बाध्यता हो गई, नियमों और कानूनों कार्य प्रणालियों की संरचना इसमें बना दी, और राष्ट्र में संस्था बन गई। तो मानवीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमों और कार्यविधियों और विधि विधानों को, स्वीकृत संसाधनों को संरचना में बांध दिया। ऐसे करके हमारी संस्था का डेवलपमेंट हुआ। तो विचार, विचार से आदत, आदत से जनरीति, जनरीति से प्रथा, प्रथा से लोकाचार, लोकाचार से संरचना, लोकाचार से संस्था बन गई सीधी सी, है ना। इस तरीके से संस्था का डेवलपमेंट हुआ था। फिर है संस्था की विशेषताएं। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि भैया ये एक तरीके का विचार था।
जिसको मूर्त रूप देकर हमने क्या बना दिया है, संस्था बना दिया है। ये एक अमूर्त अवधारणा है, बिल्कुल समझ में आ रही, इसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, ये नियमों का समूह है तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई है, हाँ निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्या ये निश्चित उद्देश्य मानव की आवश्यकता से संबंधित है, हाँ। तो क्या संस्था मानव आवश्यकताओं से संबंधित है, हाँ मानव आवश्यकताओं से संबंधित है। क्या ये हमने बनाई है, नहीं, ये हमको विरासत में मिली है। क्या ये स्पष्ट और स्थायित्व वाली होती है, हाँ बिल्कुल स्थायित्व वाली होती है, निरंतर चली आ रही, सात फेरे की परंपरा आज भी चली आ रही है। बंद की किसी ने नहीं की, करने की कोशिश की नहीं की, क्यों नहीं की, ठीक है सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। कारण क्या है, कोई कारण नहीं, पहले बनाई थी कर दी हमने। क्या इसमें कुछ प्रतीक अपनाए जाते हैं, हाँ प्रतीक अपनाए जाते, शादी के टाइम पे प्रतीक अपनाए जाते हैं, है ना। सुस्पष्ट परंपराएं होती हैं, हाँ होती हैं, अधिकार होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, मेन विशेषताओं में आप याद रखिएगा, निश्चित उद्देश्य होता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं, है ना, मूर्त होते हैं, एक विचार से उत्पन्न हुई है, इसमें स्थायित्व होता है, और सुस्पष्ट परंपराएं होती हैं। ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखेंगे भैया, सबसे पहले क्या होती है, मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित, हाँ होती हैं। अमूर्त व्यवस्था है कैसे, भैया इसमें नियमों और कार्यविधियों की व्यवस्था होती है, ना तो इन्हें देखा जा सकता, ना ये स्पर्श किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, मतलब अनुभव भी नहीं किया जा, केवल ये होते हैं। स्थायित्व निरंतरता, हाँ अल्पकालिक ना होकर स्थायी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, स्थिरता प्रदान की गई है। विवाह एक प्रकार की संस्था है जो कि सदियों से बनी हुई है, मैं उसी का एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल वही है संस्था का। फिर निश्चित उद्देश्य होता है, संस्था का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तो किया जाता है, जैसे राजनीतिक संस्था होती है किसी कल्याणकारी कार्य करने के लिए, विवाह संस्था है किसको, संतान की उत्पत्ति को वैधानिकता देने के लिए, और यौन संबंधों की वैधानिकता के लिए विवाह नाम की संस्था बनी थी। एक विचार होती है, हाँ संस्था का प्राथमिक रूप केवल केवल विचार होता है जो व्यक्ति के दिमाग में आता है, मौलिक विचार होता है, और आगे चलकर वही संस्था का रूप ले लेता है ना। जैसे माओ माओ का एक विचार हुआ करता था कि भैया साम्यवादी विचारधारा है, उसने आज संस्था का रूप ले लिया, है ना। साम्यवादी विचारक आने लगे, साम्यवादी व्यवस्था आने लगी, तो ये एक संस्था का रूप ले लिया कि भैया अब तो साम्यवादी के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोगों की मार काट गला काट खून बनाओ तो तभी साम्यवाद स्थापित होगा, पर संस्था बन गई। अब तो यही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, अरे दूसरे रास्ते भी लेकिन नहीं, संस्था बन गई, अब तो नियमों का समूह बन गई मतलब। प्रतीक होते हैं, हाँ प्रत्येक संस्था अपने एक प्रतीक अपनाते हैं जो भौतिक और अभौतिक दोनों हो सकता है, जैसे कि क्रॉस चर्च का क्रॉस होता है, ओडम आर्य समाज का भी प्रतीक था, तो इससे क्या था, अपने अपने प्रतीक अपना। परंपराएं स्पष्ट होती हैं, हाँ कुछ लिखित हो सकती हैं कुछ अलिखित हो सकती हैं कि ऐसी परंपराएं अपन को अपनानी है, और ये विरासत में मिलता है हमको, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमको विरासत में मिलती जाती है संस्था, है ना। इसमें अधिकार होते हैं, हाँ संस्था के पास अधिकार होते हैं और सदस्यों के द्वारा व्यवहार और कार्य नियंत्रण में सक्षम होते हैं। संस्था अपने कुछ अधिकार रहती है जो कि सदस्यों के व्यवहार को, जैसे अगर मुझे या किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो वो विवाह नाम की संस्था के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं, उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो दूसरे लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। फिर स्वतः निर्मित होती है, हाँ स्वतः निर्मित होती है, क्योंकि इंसान के दिमाग में तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना, सब थोड़ी ना संस्था बन जाते हैं, ठीक है। संस्थाएं बहुत सारी होती हैं, हाँ अनेक होती हैं, मानव संस्कृति का एक भाग होती हैं, हाँ होती हैं। संस्थाएं साध्य ना होकर साधन मात्र होती हैं। साध्य क्या होता है, साध्य होता है यौन संबंधों की पूर्ति, संतान को वैधानिकता, ये साध्य है, मतलब उद्देश्य है। साधन, ये तो एक साधन है जिसके जरिए इनको वैधानिकता मिलती है। हम संस्था के सदस्य हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो अमूर्त होती है, ठीक है। ये हो गया। अब संस्थाओं का कार्य क्या होता है, तो आपकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, व्यक्ति के कार्यों को सरल बना देते हैं, अनैतिक व्यवहार पर नियंत्रण मिल जाता है, संस्कृति के विकास में सहायक होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी होते हैं, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग होते हैं, सामाजिक कल्याण में भी सहायक होते हैं। इस तरीके से संस्था जो है उसका महत्व होता है, ठीक है। अब
कई सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे सामाजिक संस्थाओं में देखें तो विवाह, परिवार, नातेदारी, ये संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाओं में तो भाषा, वेशभूषा, खान पान, ये संस्थाएं हैं। इस तरीके से हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम मेनली देखेंगे समुदाय और संस्था में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में हैं दोनों के दोनों, और दोनों में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। तो देखो, संस्था अमूर्त होती है, ये मूर्त होती है। ये व्यक्तियों का समूह होता है, इसमें नियमों, कानूनों और कार्य प्रणालियों का समूह होता है। ये एक सामान्य उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये एक किसी विशिष्ट उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति करती है, यहाँ पे लिखना विशिष्ट। ठीक है। ये इसमें सामुदायिक की भावना होने की अनिवार्यता होती है, इसमें सामुदायिक भावना भावना होना अनिवार्य नहीं है। क्या इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र चाहिए? नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। इसमें साधन साध्य में ये एक साधन है, ये एक साध्य है। समुदाय एक साध्य होता है। सदस्यता, मनुष्य संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन समुदाय का सदस्य होता है। निर्भरता, इसमें व्यक्ति सामूहिक क्रियाओं पर निर्भर रहता है, इसमें पारस्परिक संबंधों पर निर्भर रहता है। बस इस तरीके से संस्था और समुदाय में अंतर होता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक। तो ये गई संस्था। अब इसके बाद आती है समिति। समिति हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अब काफी बोझ बोझ भी लगेगा आपको, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये तीनों टॉपिक जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समुदाय हो गया, संस्था हो गया, और समिति हो गया, ये तीनों। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। रूढ़ी और परंपरा में, जो परंपरा लंबे समय से चली जाए, कि हमारे यहाँ पे ये परंपरा है। रूढ़ी मतलब जो, रूढ़ी मतलब जो अपने आप में बिना किसी उसके, बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, बिना किसी तर्क के अपने आप चली आ रही है, वो रूढ़ी कहलाने लगती है। और परंपरा ही आगे चलकर रूढ़ी बन जाती है। हाँ, परंपरा आगे चलकर रूढ़ी बन जाती है ना। जैसे सबसे पहले सती प्रथा, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। शुरुआत में मन से कोई स्त्री सती हुआ करती होगी, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, परंपरा बन गई सती होने की। वो महिला उसके पति के मरने पे सती हुई थी, तो मुझे भी होना ही पड़ेगा, है ना। एक सामाजिक दबाव आ जाता है, नैतिकता आ जाती है, नैतिक दबाव आ जाता है। तो उस औरत ने अपने पति के मरने पर, वो मर गई थी, तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अपने आप को ये समझने लगे, तो नैतिक दबाव आ गया, तो परंपरा बन गई वो। और वो परंपरा जब जबरदस्ती बिना तर्क के थोपी जाने लगी, तो रूढ़ी बन गई। फिर लठ लेके ले जाएंगे, चल जलना अपने पति के साथ आग में, तो वो रूढ़ी बन गई। तो इस तरीके से रूढ़ी आया समझ में। हाँ, परंपरा जो है वो तार्किक हो सकती है, अतार्किक भी हो सकती है, लेकिन रूढ़ी ज्यादातर अतार्किक ही होती है। संस्था में सामुदायिकता की भावना क्यों नहीं होती?
क्यों होएगी सामुदायिकता की भावना संस्था में, बताना आकांक्षा। संस्था तो अमूर्त है, हम उसका हिस्सा ही नहीं है। संस्था कोई आदमी का समूह थोड़ी है जिसमें हम की भावना होएगी। हम संस्था, हम सात फेरों के साथ हम वो स्थापित करते हैं अपने आप को, संभावना। वो तो नियम है ना, उनके साथ थोड़ी ना हम सामुदायिक भावना रख सकते हैं। वो तो अमूर्त है। सामुदायिकता की भावना किसके साथ रखती है? हम की भावना, मेरे भाई, हम जो अपने वाले हैं, इंसान हैं, उनके साथ सामुदायिकता की भावना रखी। नियमों के साथ कैसे सामुदायिकता की भावना रख लेंगे? इसलिए संस्था से व्यक्ति संबंधित क्यों नहीं हो सकता? स, अरे संबंधित नहीं, सदस्य नहीं हो सकता। साक्षी, संस्था का सदस्य नहीं हो सकता व्यक्ति। क्यों नहीं हो सकता? वो तो नियमों का समूह है ना, उसका सदस्य कैसे बन जाओगे तुम? तुम बनोगे समुदाय का सदस्य, नियमों के समूह का थोड़ी सदस्य बन सकते हैं। वो तो अमूर्त है। अमूर्त चीज का सदस्य थोड़ी बना जा सकता है, मूर्त चीजों का सदस्य बना जा सकता है। हम विवाह संस्था है, विवाह कराते हैं, तो विवाह नियमों का समूह है, विवाह का सदस्य थोड़ी बन जाते हैं अपन। तो भैया विवाह नाम की एक संस्था, उसका सदस्य बन रहे हैं, आज से हम विवाह में शामिल हो गए, है कि नहीं? उनको तो बस फॉलो किया जाता है। हाँ, तो संस्था कभी भी ये मत समझना, संस्था मतलब लोगों का हाईलाइट स्लाइड शो कर, हाईलाइट स्लाइड का बड़ा वो है प्रचलन। जी हाईलाइट है। जी हाईलाइट है। तो आप खुद भी हाईलाइट कर सकते हो। जी हाईलाइट है। ये हाईलाइट है। ये हाईलाइट है। ये हाईलाइट है। बस बाकी तो ये आपके काम का नहीं है, अब हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, शाम को 4 बजे होगी ना क्लास। चलो।